हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो जो है वो डिपेंड है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मुझसे बहुत सारे कमेंट्स में एक दो क्वेश्चन पूछे गए आपके टॉपिक के लिहाज से। हमारे जो टॉपिक हुई है वो हुई हैं दो, एक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे लिहाज से कुछ क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहे हैं जो बच्चों ने पूछे, मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ और उनके आपको आंसर दूंगा। तो पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था। एनालिटिकल में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी, क्वालिटी, कंपोजिशन, काइंड्स पढ़ते हैं। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर हमें व्हाट इज़ क्वांटिटी एनालिसिस किससे कहते हैं। आपने तो पढ़ा लिया सर व्हाट इज़ क्वांटिटी एनालिसिस। क्वांटिटी एनालिसिस होता है क्या है? तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटिटी एनालिसिस। क्वांटिटी कहते हैं अमाउंट, एनालिसिस की मीनिंग है डिटरमाइन। तो क्वांटिटी एनालिसिस ये एनालिटिकल में आती है जिसमें हम क्या करें, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड का अमाउंट डिटरमाइन करें विथ रिस्पेक्ट टू फार्मूला, विथ रिस्पेक्ट टू सम मेथड्स। हम मेथड के मुताबिक यस बाय यूजिंग सम डिवाइस एनालिसिस की मीनिंग से डिटरमाइन या आइडेंटिफाई। अब अमाउंट किसका? अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, ये अमाउंट किस फॉर्म में हो सकता है? ये हमारा अमाउंट केमिस्ट्री के लिहाज से आपको ये कहेंगे सर मास इन ग्राम भी हो सकता है। मास इन ग्राम, इस ग्राम में मास डिटरमाइन करना है। ये परसेंटेज में भी हो सकता है कि कितनी परसेंटेज में मौजूद है। ये अमाउंट वॉल्यूम के लिहाज से भी हो सकता है कि कितना वॉल्यूम इस गैस कंटेनर में, या ये वॉल्यूम इसके लिहाज से कितनी परसेंट कितनी है। और ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से भी हो सकता है। तो क्वांटिटी एनालिसिस में क्या डिटरमाइन करते हैं? क्वांटिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइन करते हैं इन ए कंपाउंड या किसी भी सिस्टम में। आप किसी चीज़ का अमाउंट डिटरमाइन कर रहे हो तो अमाउंट डिटरमाइन करने में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? क्वांटिटी एनालिसिस। तो वो किस ब्रांच में यूज़ करते हैं? एनालिटिकल में। तो एनालिटिक्स मीन्स एनालिसिस करने के लिए क्वांटिटी। अब इसके अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्वांटिटी एनालिसिस क्या होता है? तो राइट डाउन द डेफिनेशन। द measurement of actual amount certain substance in compound। ये क्या होता है? मेजरमेंट होती है किसी भी एक्चुअल अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का हम एक्चुअल अमाउंट डिटरमाइन करें। तो अगर आप इसको सिंपल कह सकते हो, द मेजरमेंट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ एलिमेंट विथ इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में अमाउंट। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ सोडियम क्लोराइड। एक एग्जांपल ये हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल उठा रहा हूँ वाटर, क्योंकि हमें केमिकल कंपाउंड ही लेंगे। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल। अभी मैं पूछूं कि इस NaCl में सपोज में अगर मैं यहाँ पे 1 मोल इसका लिख रहा हूँ
कह रहा हूं कि इस NaCl में NaCl की अमाउंट कितना होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक तो फार्मूला यूज़ करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं या तो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं उनको डिटरमाइन करने में। तो अभी यहाँ पे बच्चों NaCl का अमाउंट डिटरमाइन करने में आपको पहले इनकी एटॉमिक वेट आनी चाहिए। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुझे तो पता है कि सर अगर इस NaCl तो कहेंगे सर जहाँ पे ये Na का जो अमाउंट है ना प्रॉपर वे के लिहाज से कहोगे सर इसका अमाउंट 23 AMU है, एक्चुअल अमाउंट है। अच्छा ग्राम के लिहाज से तो हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि इसका 1 मोल ले रहे हैं। तो देखो क्लोरीन का निकालेंगे अलग निकालेंगे। अगर ये NaCl सी वाटर में तो वहाँ से भी उसको डिटरमाइन करेंगे क्योंकि क्वांटिटी एनालिसिस के दो मेथड होते हैं। क्लासिकल एनालिसिस होता है, क्लासिकल एनालिसिस में हम डिफरेंट डिवाइस इसको मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाटर कह रहे हो सर वाटर में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होगी। मैंने पहले कहा कि परसेंटेज के लिहाज से कहोगे सर इस ऑक्सीजन की मुझे तो पता है मैंने डिटरमाइन किया, इसके लिए फॉर्मूला कहोगे सर 88% है ऑक्सीजन की अमाउंट। यहाँ से अगर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कितनी परसेंटेज के लिहाज से यहाँ कहूँ कि वाटर का अमाउंट कितना है इसके अंदर, तो वाटर का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे। यहाँ से 10 मल्टीप्लाई बाई 18 तो निकालोगे 180 ग्राम्स। तो अगर इसके अंदर सर इतने अमाउंट है, देखो क्वांटिटी एनालिसिस में क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल अमाउंट उनका डिटरमाइन करें उसको कहते हैं क्वांटिटी। अच्छा ये क्वांटिटी एनालिसिस ऐसे भी हो सकता है कि फिजिकल कंपोजिशन के लिहाज से भी एंड केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से भी। फिजिकल कंपोजिशन के लिहाज से कैसे, अगर आप क्या कह रहे हो ये NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमने इस NaCl में इस वाटर में हमने कितना NaCl अमाउंट डाला है। वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट फार्मूले होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं। तो ये आपका क्वांटिटी एनालिसिस है, क्वांटिटी एनालिसिस है। अब बात आती है क्वालिटी एनालिसिस है। ये टर्म आपको समझाए भी थी पर जिन बच्चों को समझ में नहीं आए तो यहाँ से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनालिसिस डिटरमाइन। अब अमाउंट में क्या आता है, मास इन ग्राम, परसेंटेज भी ले सकते हैं हम, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, और ज़्यादा हम फोकस किस पर होगा, मास इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स पर फोकस उन पर होगा। अब इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी प्रॉपर सब्सटेंस को हम ले उनका अमाउंट डिटरमाइन करें, मेजरमेंट करें, उसको कहेंगे क्वांटिटी एनालिसिस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया सोडियम क्लोराइड में 23 AMU है, इसमें वाटर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 88%। अगर हम NaCl की बात करें तो 10 मोल है तो 10 के लिहाज से इसको निकालें 180 ग्राम इसके। तो अभी दूसरा इसका टर्म आता है क्वालिटी एनालिसिस। अभी क्वालिटी एनालिसिस क्या होता है, हम कंपाउंड का डिटरमाइन करते हैं। ये आपकी टॉपिक में बता रहा हूँ, ये टॉपिक है आपकी एक ब्रांच है, पहले से मैंने बताया एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वालिटी एनालिसिस अब क्वालिटी एनालिसिस में क्या होता है, क्वालिटी कहते हैं बेटा फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, एनालिसिस मीन्स डिटरमाइन। अभी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल बिहेवियर डिटरमाइन करे हो।
अच्छा फिजिकल बिहेवियर किस लिहाज से आएगा? कहेंगे सर फिजिकल बिहेवियर आएगा उसका कलर कौन सा है, ठीक, किसी भी सब्सटेंस, वो हार्ड कितना है, राइट, वो सॉफ्ट कितना है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? फिजिकल बिहेवियर। कंसंट्रेशन के लिहाज से ले सकते हैं। मैंने फिजिकल बिहेवियर अगर किसी भी सब्सटेंस का हम डिटरमाइन करें तो वो कहलाएगा क्वालिटी एनालिसिस, मीन्स हार्ड कितना है। अच्छा दूसरा आता है, हम कहते हैं कि ये स्ट्रांग है, वीक है, वो तो हार्ड हो, फिर माने कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस को अगर है आप उठा रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट में एक तो हम करेंगे कंपाउंड को डिटरमाइन कि कंपाउंड अगर कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका कलर कौन सा होगा, वाइट होगा। क्या ये हार्ड होता है? हाँ जी सर हार्ड होता है। ये सॉफ्ट नहीं होता। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर होती है, इसकी डेंसिटी का प्रॉपर होती है। अगर आप कह रहे हो सर मुझे यहाँ से कैल्शियम को निकालना है, कैल्शियम की क्वालिटी एनालिसिस डिटरमाइन करनी है, तो हम कैल्शियम की अगर फिजिकल बिहेवियर पढ़ते हैं कि इसका कलर क्या होगा, अगर फ्री होगा, ये हार्ड होगा, क्या ये सॉफ्ट होगा, ये डिटरमाइन करेंगे कि उस एनालिसिस को क्या कहेंगे? क्वालिटी एनालिसिस। क्या कहेंगे? क्वालिटी एनालिसिस। माना जिसमें हार्डनेस, कलर, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फ्लैश पॉइंट और बहुत सारे फिजिकल बिहेवियर होते हैं जिससे हम उनको क्या करते हैं? पहचान करते हैं कि कलरलेस के लिहाज से। अगर देखो मैं वाटर का एग्जाम्पल देता हूँ तो फौरन आपको कि सर वाटर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अगर मिल्क को लो सपोज में तो सर मिल्क का वाइट कलर होता है, अब फौरन पहचान लोगे। अच्छा तीसरा इसका स्मेल का जिक्र आता है, स्मेल के लिहाज से भी पहचान है सर। जैसे अब सपोज अगर गैस है, जैसे मीथेन गैस है, तो मीथेन को गैस कैसे कहते हैं? इसकी स्मेल देखते हैं। फॉर अगर कहीं पे गैस लीक हो रही है तो आप क्वालिटी एनालिसिस कैसे डिटरमाइन करोगे? एक तो सिंपल कहोगे सर स्मेल के लिहाज से, स्मेल के लिहाज से डिटरमाइन करेंगे सर ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर रिलीज हो रही है तो वो एक तो स्मेल के लिहाज से फौरन पहचानोगे, और गैस का कोई कलर नहीं होता, तो ये इसको कहते हैं क्वालिटी एनालिसिस। क्या? क्वालिटी एनालिसिस। जनरल एग्जांपल लेते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, अगर आप कोई मार्केट से चीज़ लेने जा रहे हो तो अगर वो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो आप उसका किस लिहाज से उसको डिटरमाइन करोगे? आप फर्स्टली उसको क्या देखोगे? कलर देखोगे। अगर आप चावल लेने जा रहे हो तो अगर चावल का कलर वाइट नहीं होगा तो कहोगे सर ये जो चावल है ये खराब है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसा तो हम कहते हैं ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और दूसरे बहुत सारे आप अगर कोई फ्रूट ले रहे हो तो फ्रूट में आप पहले फर्स्टली क्या देखोगे? उनका कलर देखोगे, फिर हाथ से उसको हाथ लगाओगे कि साफ तो ज़्यादा तो नहीं है ना, स्मेल देखोगे, उसको सूंघ के देखोगे। कि अगर आप आम ले रहे हो तो आम को पहले क्या करोगे? हाथ लगाओगे, उसको देखोगे, हाथ लगाने के बाद लास्ट में उसको स्मेल से भी हम किसी चीज़ की क्वालिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये है बेटा क्वालिटी एनालिसिस। ऐसे ही हम कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं, कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं, कंपाउंड के एलिमेंट को डिटरमाइन करते हैं, ये कुछ फिजिकल बिहेवियर यूज करके। अब ये आपका टर्म समझ में आ गया। अब ये आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा था, मैंने एनालिटिक में पढ़ाया था, दोनों टर्म के समझ में आ गए। अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ब्रांच में वो कौन सी ब्रांच होती है, which branch is related to determine the rate of reaction and reaction mechanisms। इसने कहा कि कौन सी ब्रांच में
वो कौन सी ब्रांच होगी, दूसरा तीसरा क्वेश्चन कि वे कौन सी ब्रांच होगी जिस ब्रांच में हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा। इसने कहा कि which branch is related with rate of reaction and reaction mechanism। इसने कहा कि कौन सी ब्रांच होगी जो रिलेटेड होगी टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स। अच्छा, उस बच्चे को ये पता नहीं होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं या रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले ये टर्म मैं क्लियर करा रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि जो भी रिएक्शन में चेंजिंग आ रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो सब्स्टेंस चेंज हो रहा है, सिंपल में रिएक्शन चेंज। देखो अगर A to B, ये A से B में कैसे चेंज हो रहा है, अगर आप इसका रेट लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं the mass of reaction means the concentration of reactant and our product is increase or decrease with respect to time. If the concentration की मैं दोबारा बात कर रहा हूँ बेटा, mass, the concentration of reactant और प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, is increased or decreased with respect to time, is called rate of reaction। उसको सिंपली कहेंगे रिएक्शन का रेट होगा। माना अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा, सपोज A से B में चेंज हो रहा है, A से B में चेंज होना मीन्स A खत्म होता जाएगा, B बनता जाएगा। माना ये डिक्रीज होगा इसका कंसंट्रेशन, ये इंक्रीज होगा। अगर इनका हम रेट लिखें, सिंपल कहेंगे सर इसका अगर हम A का रेट लिखें किस तरीके से कहेंगे, सर DA चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू DT, ये ऐसे कहेंगे ना। इसको कहेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, इसको हम आगे करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड जब आप बढ़े। माना डी का मतलब चेंजिंग, ए का मतलब सब्सटेंस, ये कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसका लिखें कहेंगे सर रेट ऑफ प्रोडक्ट को लिखेंगे डी बी ओवर डी टी। देखो डी ए का मकसद है कि ए में तब्दीली चेंज होना किसके अंदर, बी के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा डी ए का मकसद है चेंजिंग ऑफ ए, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पहले तो डिक्रीज होगा क्योंकि ये बी तक बनता जाएगा, तो डिक्रीज होगा तो माइनस लगाएंगे, जब डिक्रीज होता है नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट मीन्स बी बन रहा है, इसमें चेंजिंग आ रही है, बनता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इफ द चेंजिंग ऑफ ए इनटू द बी इट्स कॉल्ड, या बी इनटू द ए, ये इसके लिहाज से। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैं बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन है या रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी ब्रांचेज इससे रिलेटेड होगी। ये सिंपली बात है, जो हमारी ब्रांचेज होगी जिसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म, वो होगी, इसका आंसर होगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, हम फिजिकल केमिस्ट्री में या ये ब्रांचेस किस फिजिकल केमिस्ट्री में हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये इसका आंसर होगा किस कौन सी ब्रांच में, फिजिकल केमिस्ट्री में। वी डिटरमाइन, वी कैलकुलेट, वी आइडेंटिफाई, वी find the unknown product, unknown rate of reaction या reaction mechanisms, वो कौन सी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री में। रिएक्शन मैकेनिज्म माना रिएक्शन किस लिहाज से हो रहा है, क्या वो एक्सो है, एंडो है,
उसके अलावा लिहाज से हम क्या पढ़ते हैं कि बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से रिएक्शन मैकेनिज्म स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, मॉडरेट है। रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं या कैटालिस्ट के बिगर यूज़ कर रहे हैं, क्या वो क्विकली चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ये होता है रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो ये बात समझ आ गई। कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? ये दोनों टर्म्स या इनके बारे में वो फिजिकल केमिस्ट्री आएगी। ये 9th क्लास की टॉपिक है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या गया कि जो हम क्रूड ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल, ये मैंने पढ़ाया हुआ है शायद, अच्छा उसने नहीं सुना होगा कि क्रूड ऑयल कौन सी ब्रांच से रिलेटेड होता है? मीन्स ये ऑर्गेनिक से होता है, इनऑर्गेनिक से होता है, एनालिटिकल होता है। मीन्स ये कंपाउंड क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल तो वैसे मिक्सचर होता है। ये क्रूड ऑयल को कहते हैं रॉकी ऑयल, क्योंकि ये पेट्रोल से मिलता है, रॉक से मिलता है, क्योंकि रॉक से। बेटा आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल की या रॉकी ऑयल की कंपोजिशन क्या होती है, ऐसे होती है। इसकी कंपोजिशन ऐसे होती है, CN के लिहाज से होती है। और अभी देखो आपको खुद ही समझ आ गया, क्रूड ऑयल की कंपोजिशन होती है CnHn। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो वो आती है हमारी ब्रांच कौन सी? ऑर्गेनिक। कौन सी ब्रांच आती है? ऑर्गेनिक। क्योंकि हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रूड ऑयल के बारे में प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन ये पढ़ेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कि फैट, ऑयल, वैक्स, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि ये सब्सटेंस कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे? क्योंकि 9th क्लास की जो बच्चों की कैपेसिटी है कि ये बहुत अच्छे इनके कुछ फैट, ऑयल, ये भी किस में आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। फैट की कंपोजिशन कार्बन और हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन के साथ। इस ऑयल की भी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वैक्स की भी कार्बन, ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि इनकी कार्बन और हाइड्रोजन की कंपोजिशन है, तो वो किस में आएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। हाँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ, ये भी किसी ने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, सॉरी, व्हाट इज नेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने पूछा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की नेचर क्या होती है। बेटा इनकी नेचर तो वैसे अगर डीपली पढ़ेंगे तो बहुत सारी, और यहाँ पे सिंपल बताऊं कि इनकी नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मैंने एग्जाम्पल लिखाए थे, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, ज़्यादातर कैल्शियम क्लोराइड, ज़्यादातर इनकी जो नेचर होती है, ज़्यादातर जो ये कंपाउंड में कौन से इनऑर्गेनिक मिलते हैं, वो ज़्यादातर मिलते हैं हमें आयनिक कंपाउंड। इनकी नेचर आयनिक कंपाउंड होती है, माना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, जब आयनिक बन जाते हैं वो क्या होंगे? पोलर हो जाएंगे। माना इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो आयनिक होती कंपाउंड होती है, पोलर होते हैं। इन कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? हाई होती है। आयनिक होते हैं, पोलर होते हैं। और नेचर की क्या होती है? हार्ड ज़्यादा होते हैं। आपको ये ज़्यादातर जो कंपाउंड मिलेंगे हार्ड बियर मिलेंगे। ये छोटा सा मेरी नेचर, इनमें जो कंपाउंड में बांड पाए जाते हैं वो आयनिक बांड पाए जाते हैं। तो इनकी नेचर सिंपली क्या होगी? नहीं।
अच्छा यही भी क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि व्हाट इज ए नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऊपर इनऑर्गेनिक, इधर ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है, जैसे मीथेन, बेंजीन, ऑयल, इनकी नेचर होती है नॉन पोलर। ये तो पढ़ा चुका हूं आपको। इनकी नेचर क्या होती है? नॉन पोलर होती है। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कोविलेंट, और इनकी नेचर ज़्यादातर पाई जाती है गैसेस और लिक्विड फेस में, क्योंकि कोवलेंट गैसेस और लिक्विड। सॉल्ट नेचर में कम मिलते हैं। इनऑर्गेनिक वाले ज़्यादातर सॉल्ट फेस में मिलते हैं, इनकी सॉल्ट नेचर होती है। तो इनकी क्या होती है? कोवलेंट, नॉन पोलर होते हैं, गैस और लिक्विड होती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन से जो आपने मुझसे पूछे थे, और कुछ मैं घर से बना के आया था कि इन टॉपिक में से ये हो सकते हैं। अगर और कोई भी क्वेश्चन हो तो टॉपिक के लिहाज से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर ये हमें टर्म में समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना। तो कल हम दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे, आपसे रिलेटेड होगी। तो हम कल पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लास। हम कल पढ़ेंगे पीरियड्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आएगा हमारा ग्रीक पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे ग्रीक पीरियड में और उनका काम क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था। मुस्लिम पीरियड में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी। मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और उनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी। कल हम ये पढ़ेंगे। तो कल आपको पढ़ाऊंगा ओनली ग्रीक पीरियड। ठीक है।